तो हमने लिख लिया शायद, ग्रीनफील्ड एफडीआई मीन्स एफडीआई परमिटेड इन न्यू सेक्टर, नए क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति देना, यानी जो क्षेत्र प्रतिबंधित है उसमें बस अलाउ कर दें तो नया क्षेत्र हो जाएगा। अब लिखो ब्राउनफील्ड। ब्राउनफील्ड व्हेन एफडीआई या व्हेन शेयर ऑफ एफडीआई, व्हेन शेयर ऑफ एफडीआई इंक्रीजेज इन ओल्ड सेक्टर, जब पुराने क्षेत्र में एफडीआई की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए। व्हेन शेयर ऑफ एफडीआई इंक्रीजेज इन ओल्ड सेक्टर, जब पुराने क्षेत्र में एफडीआई की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए, पुराने क्षेत्र में एफडीआई की हिस्सेदार बढ़ाया जाए। एफडीआई की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए। चाहो तो एक दो एग्जाम्पल लिख लो। फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम, दूरसंचार, दूरसंचार। फर्स्ट फ्लोर में, हाँ हाँ आप लिख दो, जो भी प्रॉब्लम आपको है आप लिखते चलो। हम तो उसी बिल्डिंग को मेन यूज करना चाहते हैं इन फ्यूचर रेजिडेंस के लिए और क्लासरूम के लिए। इस बिल्डिंग को हम पूरी तरीके से लाइब्रेरी में कन्वर्ट करेंगे, आगे की जो हमारी प्लानिंग है इसमें, जिसमें हमें ऊपर सारा क्लासरूम खत्म करेंगे, उधर ही जाएंगे। उसमें ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया क्लासरूम है, थोड़े ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो। हाँ लिफ्ट तो है, चालू नहीं करना है। बिल की दिक्कत नहीं, मकान मालिक चाहता है सब मैं करूँ यार, अब मैं चाहता हूँ मकान मालिक करे, तो वो दिक्कत है। टॉस कर लो यस। जीतेगा वही। क्यों 50% तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी जब मकान तुम्हारा है। अब मैं इससे कहूँ कि यार बेड खराब हो गया, बेड खरीद ला, इसका फैन खराब है, कोई नहीं फैन खरीद लाओ, ये तो लॉजिक नहीं बनेगा। ये फैन बेड देने की जिम्मेदारी मेरी है, सब है। पता नहीं मकान मालिक कुछ दिन बाद उनको लगता है कि मैंने सस्ता डील कर लिया, वो भी तुम्हारे जैसे जोड़ते हैं कि 900 स्टूडेंट है तो 90 लाख तो आ ही रहा है, खर्चा कितना होगा, तो ये बहुत खर्चा है। यस, ऐसा ही आपको सोच के फीस कभी कभी बढ़ा के देनी। हाँ तो हमने कहा टेलीकॉम 49 टू 74, 74 टू 100। इसी तरीके से डिफेंस में भी हो गया, पहले 26 था, 26 से 49 किया, 49 से 74 किया, 74 से भी 100 कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो आपसे जनरली क्या पूछेगा, एफडीआई का निम्नलिखित में से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। निम्नलिखित में से किसमें एफडीआई अलाउ है, किसमें नहीं है। आईएएस में भी लास्ट ईयर पूछा, इसमें से किसमें अलाउ नहीं है, स्टेटमेंट देकर के 1 2 3 2 3 1 इस तरीके से। और किसी एसएससी लेवल का भी कोई एग्जाम था, किसी और वेंडर ने जब लिया था तो उसमें भी अच्छा क्वेश्चन था, शायद CSIR या कुछ ऐसा था, यहाँ से ICMR, ये जो यूज कर रहे हैं। दूसरा है FPI। FPI का फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। थोड़ा सा हमने बताया था कि FPI का मतलब क्या होता है। तो हमने क्या कहा था, जब विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी में 10% तक इन्वेस्टमेंट करे तो वो है FPI, और FDI 10% टू 100% तो वो FDI। यानी बड़ा इन्वेस्टमेंट FDI, छोटा इन्वेस्टमेंट FPI, यहां तक बता चुके हैं। फिर हमने कहा था FPI को भी हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, QFI और FII। FPI also divided into 2 parts, QFI and FII। लाइफ में जितनी एनर्जी मेरे बच्चों बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ा कर रखो। आपने मंजीत से मिला था तो आपको देखा होगा एनर्जी लेवल, वो जब स्टूडेंट था तो सेम ऐसा ही था। सांप पकड़ना हो वही सबसे आगे भागता था, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो वही सबसे आगे भागता था। एक समय ऐसा था जब हमारे पास गाड़ी का ड्राइवर नहीं था तो खुद गाड़ी ड्राइव करके हमारे काम को करता था, जबकि फीस भी दे रहा था, ऐसा कुछ नहीं को हमें कोई छूट दी थी। कोई फंक्शन हो वही स्टेज संभालता था, कोई
कहीं ट्रिप बनाना हो, वही सब कुछ ऑर्गेनाइज करता था। तो ईश्वर ने दिया, मतलब आप यकीन माने, मैं कई दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि आप जितना डिजर्व करेंगे उससे रत्ती भर आपको कम नहीं मिलेगा। डिजर्व करने का मतलब लीडरशिप, नेतृत्व, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा, पढ़ाई करेंगे, ऑफिसर बनने का जज्बा होगा तो वो मिलेगा ही मिलेगा। और यदि आपने अपने आसपास निगेटिव चीजें इकट्ठी करनी शुरू कर दी कि ये सरकार वो, ये सर ये दोस्त वो, ये सिस्टम वो, तो होना जाना कुछ नहीं है। जैसे अभी कोई ऊपर बैठा था, वो कोई घी का पैकेट का फोटो खींच के बैठा था कि बताओ सर इससे घी बनता है क्या? मैं, मेरे भाई इसमें आईएसओ लिखा हुआ है, सर्टिफाइड है, सरकार ने अलाउ किया है, एफएसएसआई ने, तो ठीक होगा तभी आ रहा होगा। नहीं सर इस रेट में तो ये चीज़ नहीं आता है। मैं, कोई बात नहीं, तू महंगा बता दे। तो बोला जी अमूल ले लो। मैं कहा ठीक है। अब हमने उसमें कंटेंट दिया होता है, ये फैट इतना परसेंट है, मैं मैच कर देख दोनों में कोई अंतर है, दोनों में कोई अंतर नहीं। एफएसएसआई पागल है? तो मैं उससे तो कुछ कहा नहीं। पहले मैंने महसूस किया कि मेरे भाई जो मेन काम है वो कर लेना यार, क्या खिलाना वो मेरे ऊपर छोड़ दो, वही मैं भी खाता हूँ, वही बाकी लोग भी खाते हैं, और हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे कल लोग मैं पछताऊँ या आप पछताएं। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब आप मेन काम नहीं करेंगे तो बाकी चीज़ों पे आपका ध्यान चलता चला जाएगा। तो कुछ काम मेरे हिस्से में छोड़ दीजिए कि फैन का कंप्लेन मैं सॉल्व करूं, वो मेरा हिस्सा है। इस बच्चे को कोई दिक्कत हो तो हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं, ये मेरा हिस्सा है। आप ये मत बताने लगो कि जी गाड़ी की स्पीड कम थी, गाड़ी की स्पीड स्लो थी और ये नहीं हुआ। हाँ कोई गलती हो जाए तो जरूर बताओ, आवाज उठाओ, बोलो, रिप्रेजेंट करो। लेकिन सब तुम ही करने लगो तो हम क्या करेंगे? और जब सब कुछ करने लगो तो पढ़ोगे कब? तो कोशिश करिए कि अपना एनर्जी लेवल बहुत हाई रखिए। और हमने कई बार आपसे कहा कि जो लाइफ है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, टाइम और एनर्जी। और ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई हुआ है, ऐड नहीं हुआ है। तो ये सबके पास 24 घंटे है। जब आप हाई एनर्जी के साथ लाइब्रेरी में पढ़ोगे तो आउटपुट निकाल के ले जाओगे। इनको सोने का नहीं दारा, आप एनर्जी हाई करके अपना पढ़ना चाहते 2 घंटे तो और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब आप सो रहे होंगे तो कोई ना कोई पढ़ रहा होगा। और एक बार तो ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तब वो जाके लेवल आ जाएगा, फिर दिक्कत ही नहीं होगी। तो मैं मंजीत से उस दिन मिला तो उसकी, मैंने मिलते ही कहा गया देख जहाँ तू पहुंचना चाहता था वहां पहुंच गया। तो वो मैं आप लोग के अंदर भी देखना चाहता हूँ। अभी और भी एक दो बालक कल मिले हैं। कल पहली बार एक घटना घटी थी, एक बालक सेलेक्ट हुआ, आप जा रहा हो, कल जाएगा वो, तो 9 तारीख को, परसों। तो बोला जी मैं आपके साथ पराठा खाना चाहता हूँ। मैं, कोई बात नहीं, मंगा ले, खिला दूंगा। अरे नहीं, मैं खिलाना चाहता हूँ, मैं नहीं करूँगा ये सब, मैंने आज तक नहीं किसी के साथ खाया। मैंने खिलाया, वो चले गए, तू नहीं। फिर उनके पापा का फोन आया, नहीं सर इसके साथ बैठ के पराठा खाई। मैं, ठीक है भाई। तो पहली बार वो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था, हमने कई बातें की आपस में। 2-3 बजे हम होटल यहाँ पे थे, ये कौन सा ढाबा है सबसे फेमस, सुखदेव। तो हाँ, तो मैंने महसूस किया कि एक बच्चा जब नौकरी ले जाता है तो उसकी बातों में कितना कॉन्फिडेंस है, और जब तक नहीं लगा है हर बात में संदेह है। तो वो संदेह मत हावी होने दो। वो क्या ही हुआ, 70,000 की नौकरी ही तो लग गया, लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस था गजब का था। तो एनर्जी लेवल जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए। हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप जब शरारत करें तो आपको पकड़ लें, फाइन ठोक दें, घर भगा दें। आप पढ़ाई करें, डाउट आए तो डाउट टीचर दे दें। आप पढ़ाई करें, डीमोटिवेट हो तो हम आपको मोटिवेट कर दें, मेंटरशिप कर दें। लेकिन अल्टीमेटली उसका एक ही सर्वे, जैसे ये बालक राजकुमार तो मुरथल रह के आए, तो मुरथल में और यहाँ में क्या अंतर है बेसिक में? क्या वहाँ धूप नहीं दिखता है? एक बेसिक डिफरेंस क्या लगा? यस, वहाँ कोई किसी से बात नहीं करता है। ये जिस रूम में रहा होगा इसको नहीं पता कि रूममेट का क्या नाम होगा। यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। वहाँ मुस्कुराता भी नहीं है कोई। मतलब क्या है, इतना ज्यादा प्रेशर डाल रखा है, ये टारगेट, ये टेस्ट, ये परफॉर्मेंस, ये टारगेट, ये टेस्ट। इन्हें कहा 10 बार मेरे से मिला होगा, सर मैं नहीं कर पाऊँ, मैं कर लेगा कोई बात नहीं। जिस दिन जाता उस दिन मना करता है कि रुक जा, सिलेबस कर ले फिर जाइयो। ये थोड़ा समझदार निकला, वापस आ गया। कुछ वापस ही चले जाते हैं, कह रहे फायदा नहीं हुआ, मैं तो घर ही कर लूंगा, इतना प्रेशर नहीं। तो उस लेवल तक के लिए आपको पहुंचाने के लिए मुझे बड़ी मेहनत करना पड़ता है। तो आप तो अपनी सराउंडिंग अच्छा करिए, जो सिर्फ पढ़ने के लिए मजबूर करे। जैसे ध्यान से देखो, आपने से कोई भी आता हो तो डाउट नहीं पूछता है, कोई क्वेश्चन लेकर नहीं आता जी ये बता दो। इसका सिंपल सा मतलब समझ रहे हो? एक सिंगल लौंडा भी जाके जीएस नहीं पढ़ रहा है, क्यों पढ़ेगा तो डाउट आएगा। कोई नहीं। तो हमने कहा नहीं, मतलब ये मेरा दुख है, मैं गाड़ी में चल रहा हूँ तो यही सोचता हूँ कि और कैसे इसको पकड़ूं, धमकाऊं, ठीक करूं। नहीं, सोल्यूशन नहीं। तो हमने कहा एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, एक छोटा इन्वेस्टमेंट है। तो सोच के बताओ किसके
जल्दी आने के चांस है, जल्दी जाने के चांस है छोटे इन्वेस्टमेंट को। एक बार यदि होंडा कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट करके बड़ा प्लांट लगा दिया, होंडा में कोई विवाद हो गया तो तुरंत भाग जाएगा? नहीं। लेकिन फेसबुक कंपनी ने रिलायंस में लगाया हुआ है और फेसबुक को लग रहा है कि यार यहाँ तो खतरा हो सकता है, तो अपना शेयर लेकर भागेगा। ये तो आप भी समझते हैं। जैसे जब कोरोना आया तो रातों रात बच्चे गायब हो गए, लेकिन मकान मालिक थोड़ी ना गायब हो पाया। हमने रातों रात मुखर्जी नगर का अपना कैंपस खाली कर दिया, तो मकान मालिक ने कहा जी रेंट तो देना पड़ेगा चाहे चले ना चले। मैं जी ठीक है, कल 1 है आज 30 है, हम तो खाली कर रहे हैं। कहा जी सरकार ने तो बैन कर रखा है, गाड़ी कैसे जाएगी? मैं जो मेरी टेंशन है, आपकी क्या है? हमारी गाड़ी के आगे पुलिस चल रही थी और हमारा सामान लेके आया। तो वहां पे मैं भाग सकता था, मेरा मकान नहीं था, वो नहीं भाग सकता था क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट क्या है, हाई है। जिसका कम इन्वेस्टमेंट है वो जब भी सिचुएशन फेवर में लगेगा तो आ जाएगा, जब भी सिचुएशन अगेंस्ट लगेगा तो भाग जाएगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम हॉट मनी। समझ पा रहे हैं? क्योंकि इसमें मूवमेंट रेट ज्यादा है, तुरंत आ रहा है, मार्केट को फ्लक्चुएट कर दे रहा है। जैसे शेयर मार्केट देखा करो, अचानक मोदी जी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, अचानक डाउन हो जाएगा। अचानक मोदी जी ट्रम्प से जाके मिल के आए, मार्केट अप हो गया कि यार इसका इंपैक्ट क्या होगा। लेकिन ऐसा थोड़ी होता कि कोई कंपनी खुली और बंद हो गई और फिर खुल गई, खुल बंद हो गई। तो नोट करके लिखो, एफपीआई इज नोन एज हॉट मनी। एफपीआई को हॉट मनी कहते हैं। अभी बिहार पीसीएस से पूछा तो बोला गर्म मुद्रा किसे कहते हैं, गलत है वर्ड। एसएससी ने पूछा तो क्या लिखा, उत्प्रवाही द्रव्य किसे कहते हैं। हिंदी का अध्यापक भी नहीं बता सकता कि क्या हुआ है, तो इसलिए हिंदी वालों इंग्लिश जरूर लिखना, हॉट मनी। क्योंकि मुद्रा को हिंदी में द्रव्य भी कहते हैं। पुराना रामायण वामायण देखते हो तो क्या कहता है, कितने द्रव्य में दिए, तो बोलता है 2 सरफी में या 2 द्रव्य में देंगे। तो द्रव्य का मतलब वहां पर मनी है, मुद्रा। बिकॉज क्योंकि हाई रेट ऑफ मूवमेंट, क्योंकि इसमें पलायन की गति तीव्र है। हाई रेट ऑफ मूवमेंट, पलायन की गति तीव्र है। पलायन की गति तीव्र है। हाई रेट ऑफ मूवमेंट, पलायन की गति, पलायन समझते हो ना, स्केप, निकल जाने की जो स्पीड है वो तीव्र है। तीव्र गति से आएगा, तीव्र गति से जाएगा। अब हमने कहा अच्छा इसको ठंडा मुद्रा नहीं कहेंगे, कोल्ड मनी नहीं कह सकते। मनी हमेशा ही हॉट ही होती है। मनी जब मनी जब भी जाएगी तो मूवमेंट लाएगी ही लाएगी। क्योंकि यहां तेजी से आ रही जा रही है तो इसलिए वो हॉट के रूप में आइडेंटिफाई हो रहा है। अब हमने कहा इसे 2 हिस्सों में बांटते हैं, क्यू एफ आई और एफ आई ए। तो क्यू एफ आई का फुल फॉर्म लिखो, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर्स, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और एफ आई आई का लिखो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। मोबाइल पकड़वाने पे आपको 1000-2000 रुपये का अवार्ड है, आपका नाम हिडन रखा जाएगा। 80%, तू 100% ले ले, पकड़वा, हमें कौन सा उसे बिजनेस करना है। हाँ। इसका मतलब तेरे पास डाटा है। हाँ। क्या पता तू दोनों भाई मिलके मोबाइल खरीद के यूज करो, ये भी अपने आप में मेरे लिए यूनिक ही था। मैंने बोला बात किसे करते हैं, तो बोला तीनों की गर्लफ्रेंड है। सही है। शुरू में मैंने प्रश्न तो यही कहा कि तीनों की एक ही है या तीनों के एक एक है। कहा जी तीनों के एक एक है। मैं फिर तो ठीक है। ये एनर्जी अपना काम करेगा, तुम निगेटिव वालों को तो ऑटोमेटिक निगेटिव वालों के दोस्त बनेगा, करना ही करना है। आप देखना आपके बैचेस के जो भी टॉपर होंगे वो लगभग एक साथ ही रहते होंगे, एक साथ ही बैठते होंगे। और जो लफंडर टाइप के होंगे ऑटोमेटिक लफंडर का ग्रुप बना रखा होगा। है कब का वीकली टेस्ट होगा? वोकैब का वीकली टेस्ट होना चाहिए, पहले वोकैब पढ़ो तो। हाँ वोकैब। ये कह रहा है कि मुझे एप्पल का स्पेलिंग मत पूछिए। होगा होगा होगा।
थोड़ा पढ़ा लेंगे तब तो होगा, पता चले 2 ही क्लास हुई है, उसी में से 20 वर्ड पढ़ाया है और उसमें से 15 वर्ड पूछना है, तो फायदा तो है नहीं। हाँ। तो क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट दोनों का फुल फॉर्म लिख लिया होगा। अब देखो, जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो 2 तरीके से आ सकता है। एक, कोई व्यक्ति आके इन्वेस्टमेंट करे, और एक, कोई कंपनी आके इन्वेस्टमेंट करे। मतलब बराक ओबामा का नाम सुना होगा आपने, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। बराक ओबामा आके रिलायंस में हिस्सेदारी खरीदें तो वो कहलाएगा QFI। फेसबुक आकर के रिलायंस में हिस्सेदारी खरीदे तो कहलाएगा FII। तो जब एक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा फॉरेनर तो वो होगा QFI, और जब कोई कंपनी आकर इन्वेस्टमेंट करेगी तो FII। तो जब मैंने इसको हॉट मनी कह दिया तो ये भी हॉट मनी है, ये भी हॉट मनी है। जैसे बिहार PCS में जब आया तो ऑप्शन में ये था, ये नहीं था। तो बात तो यही है, मैं कह रहा हूँ गुरुकुल के स्टूडेंट हैं तो ये हो सकता है 216 बैच के हो, 217 के हो, 501 के हो, हैं गुरुकुल के। तो मैंने कहा कि ये सभी गुरुकुल के हैं, तो इसमें से कौन कौन कहाँ है वो अलग बात है। तो मैं हॉट मनी के रूप में ये भी ऑप्शन दे सकता हूँ, ये भी दे सकता हूँ, ये भी दे सकता हूँ। तीनों दे दिया तो ये, तीनों में से कोई एक दे दिया तो वो चलेगा। तो लिखो QFI। व्हेन फॉरेनर इन्वेस्टेड एज अ इंडिविजुअल, जब विदेशी एक व्यक्ति के रूप में निवेश करे, इन्वेस्टेड एज अ इंडिविजुअल, जब विदेशी एक व्यक्ति के रूप में निवेश करे, इसमें QFI में, QFI जब विदेशी एक व्यक्ति के रूप में इन्वेस्ट करे, इन्वेस्टेड एज अ इंडिविजुअल, रहेगा तो 10 का ही लिमिट। एक व्यक्ति तो 10 अलाउ भी नहीं है, 3-3 करके अलाउ हो सकता है, सारे मिलके 10 तक जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है यूपीएससी में, इसी में हम आपको P नोट, पार्टिसिपेटरी नोट्स, कई सारी चीजें पढ़ाते हैं, तो हल्का हल्का टच कर रहे हैं। QFI व्हेन फॉरेनर इन्वेस्टेड एज अ इंडिविजुअल, जब विदेशी एक व्यक्ति के रूप में निवेश करे। एग्जाम्पल लिख लो, बराक ओबामा इन्वेस्टेड इन रिलायंस, बराक ओबामा ने रिलायंस में निवेश किया, इन्वेस्टेड एज रिलायंस, बराक ओबामा ने रिलायंस में निवेश किया। रिलायंस में निवेश किया। अब लिखो FII, FII व्हेन फॉरेनर इन्वेस्टेड एज अ कंपनी, जब विदेशी एक कंपनी के रूप में निवेश करे, इन्वेस्टेड एज अ कंपनी, जब विदेशी एक कंपनी के रूप में निवेश करे, इन्वेस्टेड एज अ कंपनी, विदेशी एक कंपनी के रूप में निवेश करे। एग्जाम्पल लिख लो, फेसबुक इन्वेस्टेड इन रिलायंस, फेसबुक ने रिलायंस में निवेश किया, फेसबुक इन्वेस्टेड इन रिलायंस, फेसबुक ने रिलायंस में निवेश किया। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, ये हमने खत्म कर लिया है। FDI क्या है, क्यों है, कैसे है। 1-2 क्वेश्चन हालांकि और बन सकता है। किस राज्य में सबसे ज्यादा FDI आ रहा है? तो अभी महाराष्ट्र में आ रहा है। गुड। मतलब विश्व के किस देश से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो अमेरिका हो जाता है, किस राज्य में आ रहा है तो महाराष्ट्र हो जाता है। ये जनरली घटता बढ़ता रहता है। और बस इतना बहुत है। आपको क्वेश्चन दिया था, उसमें देखो जो पढ़ाया उसमें से एक आध क्वेश्चन था, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कई चैप्टर के इसमें क्वेश्चन डाल रखे हैं। सॉल्व नहीं हो रहा है ना? सीट नहीं मिली? ओके, मिल जाएगी। एक चीज और सीख लेते हैं, ये भी आ रहा है तो थोड़ा सा सीख लेते हैं। आपने सुना होगा जैसे ये बोले थे कि रुपया महंगा होगा, रुपया सस्ता हो रहा है, अब लड़ाई हो रही है तो महंगा होगा, ऐसा ही कह रहे हैं। क्यों होगा चेक करते हैं। तो एक वर्ड है डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज, हिंदी में क्या कहते हैं? रुपए का अवमूल्यन। इवैल्यूएशन ऑफ रुपीज, रुपए का अधिमूल्यन। डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज, रुपए का मूल्यह्रास। और एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज,
रुपए की मूल्य वृद्धि। तो बताएंगे आप में से किसी को, चारों में से किसी के बारे में किसी को पता हो? नहीं। ठीक। जब प्राइस ऑफ, लिखना मत अभी, जब प्राइस ऑफ रुपीज डिक्रीज हो जाए, रुपए की कीमत कम हो जाए, मतलब पहले $1 50 रुपीज के बराबर था, अब $1 60 रुपीज के बराबर हो जाए। मतलब पहले हम ₹50 देते थे तो हमें $1 मिल जाता था, अब हमें ₹60 देना पड़ रहा है, तो रुपए की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। अधिमूल्यन में उल्टा होता है, प्राइस ऑफ रुपीज बढ़ जाए, मतलब पहले $1 50 के बराबर था, अब $1 40 के बराबर हो जाए, तो इसको हम अधिमूल्यन कहते हैं। यहां भी सेम है, प्राइस ऑफ रुपीज डाउन हो जाए, $1 50 के बजाय $1 60 के हो जाए, और यहां भी सेम है, प्राइस ऑफ रुपीज बढ़ जाए, तो $1 50 के बजाय $1 40 के हो जाए। तो ये क्या होता है? क्योंकि ये और ये तो सेम है, ये और ये सेम है, दोनों में अंतर क्या है? तो जब मेरे बच्चों सरकार जानबूझ के घटाए बढ़ाए, तो उसको डिवैल्यूएशन इवैल्यूएशन कहते हैं। जब आप न्यूज़पेपर में आज के डेट में पढ़ोगे तो वहां वर्ड होता है आज रुपए का डिप्रिसिएशन हो गया, आज रुपए का एप्रिसिएशन। तो ये होता है जब मार्केट फोर्स के द्वारा होता है, बाजार के द्वारा नहीं, और ये सरकार के द्वारा। तो आज तक भारत ने ये नहीं किया, ये 3 बार किया है, 1949, 1966 और 1991। ये आपके एसएससी में 10 बार कम से कम आ गया है, कब हुआ है पहली बार, कब नहीं हुआ है, कब कब हुआ है, इस तरीके से। 1991 ये नहीं हुआ आज तक, क्योंकि हम अब इनकी जॉब लग नहीं रही, फिर भी क्या मैं सैलरी ज़्यादा लूंगा, तो कौन ही पूछ रहा है। तो यही भारत का है कि हमारा कुछ बेच ही नहीं पा रहे और हम कहें बढ़ाएंगे, तो कोई फायदा नहीं। ये डेली होता रहता है, कुछ पैसे बढ़ जाते हैं, कुछ पैसे घट जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो $1 लगभग ₹3 के बराबर था, और आज लगभग 90-91 हो रखा है। तो ऐसा नहीं है कि हम बढ़े नहीं, हम ग्रोथ नहीं किए, हमारी तुलना में अमेरिका तेजी से बढ़ गया। आप भी नौकरी लेंगे, आप भी नौकरी लेंगे, ये भी पैसा कमाएंगे, ये भी कमाएंगे, पता चले ये बहुत कमा लिए। तो एक बार ऐसे लिखो, फिर सीखते हैं कोई देश डिवैल्यूएशन क्यों करता है, पैसा क्यों डाउन करता है। हाँ? बस यही रुपए का अवमूल्यन अधिमूल्यन, ऐसे नहीं, नहीं, उसी का पार्ट है थोड़ा सा, ताकि क्लियर हो कि कैसे नेपाल की वैल्यू हमारे करेंसी से कम है, पाकिस्तान की क्यों कम है, और बांग्लादेश की क्यों कम है, और अमेरिका क्यों ज़्यादा है। होली सभी लोग खेले थे, कुछ लोग नहीं खेले थे, सबको पकड़े थे ना? हाँ ठीक। तो अभी कौन सा लेट हुआ है? अरे छिप छुपा के फेंक दे पानी ठंडा रात को, फाइन लग जाए तो मैं दे दूंगा। अब पक्का, बस नोटिस मत कटवाइयो। हाँ,
हम लोग उस दिन होली के दिन रात को 4 या 5 बजे तक होली खेले ठंडी में। मैंने एक बालक है पारस, मैंने एक बात इसका इसको फेंक दे कीचड़ में, 2-3 जगह फेंक दिए। पारस को पता चल गया तो उसने मुझे लगे फेंक दिया। फिर करते करते हम एक दूसरे को, जॉम्बी नहीं होता है, हाँ वो वाला कैटेगरी में, तो 7-70-80 बच्चे रात को 3-4 बजे होली खेल रहे। कई बीमार हो गए, सर्दी जुकाम हो गया कई। नहीं मुझे नहीं होता, मैं दिखता कमजोर हूँ, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। नहीं गुलाल आया था, उसी को अभी गुलाल कहते हैं। नहीं कलर नहीं देना था ना, कलर परमानेंट हो जाता है, स्किन को नुकसान पहुंचता है उसमें, और पता नहीं क्या क्या डाल देते। जब आप अमीरों की होली देखोगे तो गुलाब लगाते हैं। हाँ, तो हम उतने अमीर हो गए हैं कि गुलाल से खेल सकें, और कुछ दिन बाद ला हट जाएगा, बॉल लग जाएगा। हाँ, हम गुलाब हो जाएगा, फिर वो गुलाबी लिख दिए। तो कल यानी आपका सेशन नहीं हो पाएगा, कल मैच है, आप मैच देखेंगे। ठीक है, आप चाहें तो मैच में एंट्री फीस लगा सकते हैं, 100-150-50। नहीं हम उसको बढ़िया सेलिब्रेट करेंगे, कोल्ड ड्रिंक, समोसे, पॉपकॉर्न, ये। चलिए कोई बात नहीं, आप मत लगाइए, हम वैसे मंगा देंगे कोल्ड ड्रिंक नमकीन। शर्त ये है, जीत जाएगा तब, हार जाए पिज्जा हो जाए यार। कोल्ड ड्रिंक पाकिस्तान से तो पिज्जा मंगा देता। ये बीच बीच में भी, तो बीच बीच के लिए तो एंट्री फीस लगा। पेटीज बीच बीच में, हाँ 20-20 रुपए एंट्री फीस कर लो, आ जाएगा। हाँ तो करना, तभी टेस्ट आएगा, अदरवाइज टेस्ट आएगा ही नहीं। नहीं तो फिर कहोगे कि देखिए अच्छी क्वालिटी का नहीं दिया आज ऐसे पैसा लगेगा। नहीं नहीं, फिर अच्छा लगेगा कि ठीक है 20 रुपए में तो ठीक दिया है ये। आप तो लिख दियोगे। ठीक, अब थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं आपको, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिर भारत में रुपए की वैल्यू डाउन क्यों की, क्या वजह रही, तो आपको रीजन समझ में आएगा। तो इसको जानने के लिए एक बात बताओ, रुपया भारत विश्व का सबसे महंगा रुपया कौन, सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? अब सही आया, कुवैत का दिनार। लेकिन कभी आप कुवैत के दिनार का नाम नहीं सुनते होंगे, आप सुनते होंगे डॉलर। तो थोड़ा सा यूरो, पाउंड, ये सब सुनते होंगे। अभी कुवैत अमेरिका के साथ मिल करके काम कर रहा है, तो कुवैत का जो जनरल है उसने क्या किया, 3 फाइटर जेट उड़ा दिए। और किसका, अमेरिका का। वो कह रहा भाई एक फाइटर जेट 800 करोड़ का है, तूने 2400 करोड़ नुकसान कर दिया। तो फिर कहा कोई बात नहीं दोस्त हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमने नुकसान कर दिया। अब सब याद रखा जाएगा। तो कुवैत का क्यों महंगा है वो सीखते हैं। तो जो मुद्रा विनिमय है विश्व में, वो 2 तरीके से निर्धारित होता है। एक को कहते हैं फ्लोटिंग मेथड, हिंदी में कहते हैं परिवर्ती विधि, और दूसरे को कहते हैं पेगिंग मेथड, हिंदी में कहते हैं तिरती विधि। अब भाई प्लीज हिंदी वाले इंग्लिश जरूर लिखना, नहीं तो समझे नहीं तिरती क्या होता है। कल तिरती लिख दो कि सर ने गलत लिख दिया तो सर। तो जो कुवैत का दिनार है वो इसका एग्जाम्पल है, और जो अमेरिका का डॉलर, यूरो, पाउंड जो भी आप सुनते हैं वो इसका एग्जाम्पल है। मीनिंग जब किसी देश की सरकार डिसाइड करे कि मैं तो भाई इस रेट से कम पे दूंगा ही नहीं, इसको सामान्य बोलचाल में क्या कहेंगे, फिक्स्ड मेथड, स्थिर विधि। अब कुवैत के साथ अच्छी बात क्या है कि वो तेल का गढ़ है, एक्सपोर्ट करता है। तो वो कह रहा है भाई रुपया तुम यदि लेना चाहते हो रुपए में, तो हमारा एक दिनार 200 के आसपास रहेगा। यदि तुम तैयार हो तो लो, नहीं तो मत लो, हमें क्या जरूरत पड़ी। तो यदि भारत को कहीं से नहीं मिलेगा तो मजबूरी में वहां से खरीदना पड़ेगा। तो वो जो आप कुवैत का दिनार सबसे महंगा देख रहे हैं वो खुद डिसाइडेड है, उसमें देश की स्थिति कहीं डिसाइडेड नहीं है, ये होता है मार्केट के द्वारा डिसाइड होता है। अब मार्केट कैसे डिसाइड होता है वो समझो। मान लो आपको
कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप किस देश की वस्तु का प्रोडक्ट खरीदोगे? अमेरिका का, एप्पल, गूगल, या जो भी अच्छी चीज़ें हैं। तो वो पेमेंट किस में लेगा? डॉलर में। तो ऑटोमेटिक डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो कीमत बढ़ जाएगी। आपको पढ़ने का मौका मिलेगा तो जनरली आप अमेरिका के अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करोगे। आपको बहुत आश्चर्य होगा, वहाँ एजुकेशन फ्री है। प्राइवेट स्कूल हैं तो वहाँ कोई प्राइवेट में एडमिशन ही नहीं कराता है, सभी सरकारी में पढ़ना चाहते हैं। हमारे में उल्टा हो रखा है, जबकि यहाँ जरूरत है सरकारी की, वहाँ जरूरत है प्राइवेट की। तो फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, जैसा सोसाइटी होगा वैसा लीडर चुनेगा। करप्ट सोसाइटी करप्ट लीडर चुनती है और करप्ट लीडर करप्ट पॉलिसी बनाता है, और करप्ट पॉलिसी करप्ट सोसाइटी निर्मित करती है। तो 22 वर्षा चलता रहता है। अदरवाइज हम आईआईटी के टीचर्स को अपना आइडियल मानते हैं। फॉरेन कंट्री में क्या होता है, जो टॉपर होते हैं वो टीचर बनते हैं। हमारे में जो टीचर बन जाता है तो हम उसको कहते हैं कोई काम नहीं मिला तो टीचर बन गया है। हाँ हाँ मैं भी, ठीक है। यही उन्हीं कमें हैं जिनकी पत्नियां छोड़ के चली जाती हैं। क्यों? ये उन पे प्यार दिखाई नहीं पाते हैं, उनको दूसरी की पत्नी अच्छी लगती है। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा, गुड। बस ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। हाँ हाँ, ठीक ठीक। अब आते हैं, तो हमने कहा कि कहाँ जाना पसंद करेंगे? अमेरिका। वस्तु कहाँ खरीदना चाहेंगे? अमेरिका। और घूमने जाना भी उन्हीं देशों में चाहेंगे जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, सेफ हो, फैसिलिटी हो, कुछ घूमने लायक हो। तो ध्यान से देखो, इनकी डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है, इन्वेस्टमेंट भी वहीं आ रहा है, चीज़ें भी वहीं खरीद रहे हैं, घूमने भी वहीं जा रहे हैं, पढ़ने भी वहीं जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ता चला जाएगा। हमारे जैसे देशों में क्या है कि हम सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं बुला पा रहे हैं, हम कोई टेक्नोलॉजी ऐसा बेच नहीं रहे जो लोग खरीदेंगे। तो जब कुछ खरीदेंगे नहीं तो क्यों हमारा कोई डिमांड करेगा? तो यही कारण है कि वो बढ़ता चला जा रहा है और भारत जैसे देश पिछड़ते चले जा रहे हैं। आज भी यदि हम सही समय पर सही निर्णय नहीं लिए तो आने वाले 10-20 साल बाद बहुत डरावनी स्थिति। आप देखते हो कि अभी हर किसी को धमकी देकर के पैसा छीन रहे हैं, मार रहे हैं, मंगा रहे हैं। बिहार यूपी को बर्बाद कर दिया ये हफ्तेबाजी ने और रैंसम कॉल ने। लगभग हरियाणा पंजाब उसी तरफ मूव ऑन कर रहा है। तो धीरे धीरे पूरे भारत में आना है। तो कुछ लोगों के पास है तो ये कमा नहीं पाएंगे, तो इनको मजबूरी में यही काम करना पड़ेगा। या तो सरकार सख्त होकर के इस पर मजबूती से निर्णय ले, या तो इनके पास कमाने का ऑप्शन दे। तो हमने कहा कि जो कुवैत के दिनार आप सुन रहे हो वो कैसा है? पेगिंग मेथड का। और भारत जैसे देशों में जो भी डेली घटना बढ़ना देख रहे हो क्या है? फ्लोटिंग। अब इसको ऐसे समझो, यदि मान लो ये रुपए की बात हो रही है तो कुछ चीजों के लिए भारत को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। मतलब भारत को डॉलर चाहिए तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश का टका चाहिए कम पैसा देना पड़ेगा। भूटान का रुपया चाहिए या नेपाल का रुपया चाहिए तो कम पैसा देना पड़ेगा। जैसे यहाँ का नेपाली 100 रुपये कमा के ले जाता है तो वहाँ लगभग 140 रुपये, 160 हो गया। अच्छा, बांग्लादेश में 137 रुपये, 138 रुपये होता है, 133 रुपये होता है। लेकिन यही हम यूरो को लेने जाएंगे, हम पाउंड को लेने जाएंगे, हम रेनमिंबी, चाइना के करेंसी का नाम रेनमिंबी, अभी उसका सिंबल नहीं है। 6 देश हैं जिनकी करेंसी का सिंबल है। रशियन रूबल सबसे लास्ट में आया है, जापानीज येन आया है, रशियन रूबल कुछ कैसे बनेगा, चैट जीपीटी भी कर लेंगे, मैं अपने लिए रिकॉल कर रहा हूँ। ऐसा रशियन रूबल और अपना नेपाल का रुपया। भारत को लगा कि अपना सिंबल बना देंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। इनके पापा ने इनका नाम इंस्पेक्टर रख दिया तो उसे इंस्पेक्टर थोड़ी ना हो जाएंगे। एग्जाम्पल है भाई, पर्सनल, मेरा नाम इंस्पेक्टर रख दिया। हाँ, अब देखो, जिस देश की करेंसी के लिए हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा उसको अपन लोग हार्ड मनी कहेंगे, और जिस देश के लिए अपन लोग को कम पैसा देना पड़ेगा उसको सॉफ्ट मनी कहेंगे। क्यों इसके लिए ज्यादा देना पड़ेगा? हाई डिमांड लो सप्लाई तो ऑटोमेटिक रेट बढ़ जाएगा, लो डिमांड हाई सप्लाई तो ऑटोमेटिक रेट कम हो जाएगा। तो ये कैसे होता है? तो ये सरकार डिसाइड कर रही होती, सॉरी मार्केट डिसाइड कर रहा होता है। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि भारत में कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो पहले एक बार ऐसे लिख लो, हार्ड मनी सॉफ्ट मनी। ऐसे समझ पा रहे हो? जिसके लिए मान लो ये 100 रुपए है या 1 रुपए है भारत का, ऐसा मान लो 1 रुपए, ये 2, 3, 4, 5 या 100 मान लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये 90, ये 80, ये 70,
तो यहाँ कम पैसा देना पड़ा है, यहाँ ज्यादा पैसा देना पड़ा है। तुलना किससे हो रहा है? रुपए से। मतलब जब नेपाल का बालक पड़ेगा तो उसके लिए रुपया जो होगा हार्ड मनी होगा, बांग्लादेश का बालक पड़ेगा तो रुपया हार्ड मनी होगा, क्योंकि वहां तुलना होगा टका से। तो हम यहाँ जो भी तुलना कर रहे हैं वो रुपए से कर रहे हैं, तो बना लो हार्ड मनी सॉफ्ट मनी। लिख दिए जो लोग लिख चुके हैं? तब तक एक बार करेंट अकाउंट को खोल के देखो और कैपिटल अकाउंट को, मुझे एक बार जरूरत पड़ेगी करेंट अकाउंट और लिख दिए। चलो, करेंट अकाउंट में बच्चों क्या था? करेंट अकाउंट में व्यापार को शो किया गया था। तो व्यापार जो होता है वो डेली होता है, हमेशा होता रहता है। तो जो करेंट अकाउंट में जो भी लेन देन है उसमें सरकार इंटरफेयर नहीं करती है, वो पूरी तरीके से वहां पे प्राइस कैसे डिसाइड होता है? मार्केट से। तो एक पॉइंट लिखो, इन करेंट अकाउंट चालू खाता में, इन करेंट अकाउंट चालू खाता में मनी एक्सचेंज मुद्रा विनिमय फुल्ली डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, मुद्रा विनिमय सॉरी फुल्ली डिसाइडेड बाय मार्केट। मुद्रा विनिमय चालू खाते में मुद्रा विनिमय पूर्णतः बाजार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। फुल्ली डिसाइडेड बाय मार्केट, पूर्णतः बाजार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, पूर्णतः बाजार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब आज के डेट में मिस्टर एक्स ये टीवी चाइना से खरीद के लाना चाहते हैं, तो जिस समय पे कर रहे होंगे जितना उस समय रुपए का चाइना के करेंसी से रेट होगा उतना पे करना पड़ेगा। पे करने के बाद घट गया बढ़ गया ना, तो इस पे ये प्रश्न उठा सकते हैं ना, हम उठा सकते हैं। तो इसको इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज, रुपए का पूर्ण परिवर्तन। किसमें बच्चों? करेंट अकाउंट में। जो भी हम लेन देन कर रहे हैं उसमें सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। आज आप अमेरिका घूमने जा रहे हो, डॉलर को एक्सचेंज करो, जो भी मार्केट रेट है उसमें आप एक्सचेंज करोगे, सरकार का कोई रूल नहीं। सिचुएशन खराब हो टफ हो, ये आपका निर्णय। लेकिन कैपिटल अकाउंट में कोई लेन देन करेंगे हम, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है याद करो? इन्वेस्टमेंट आता है, लोन आता है। अब मान लो विदेशी कंपनियां काफी तेजी से इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो आएंगी तो किस चीज की डिमांड करेंगे? रुपए की, डॉलर की? रुपए की, क्योंकि जमीन खरीदना होगा रुपए में, लेबर को पेमेंट करना होगा रुपए में। तो अचानक रुपए का डिमांड बढ़ गया तो प्राइस ऑफ रुपीज क्या होगा? बढ़ेगा। और डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस ऑफ रुपीज और बढ़ेगा, नहीं?
और डिमांड बढ़ेगा और बढ़ेगा, अच्छी बात है। तो लेकिन मान लो किसी गलती की वजह से एक साथ सारी विदेशी कंपनियां भागने लगे, युद्ध हो जाए या कोई समस्या आ जाए, तो जब वो जाएंगी तो वो तो चाहेंगे ना कि मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाए। तो वो जब जाएंगे तो डिमांड किस में करेंगे, वो डॉलर में। और डॉलर ये तो आए थे एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके जा रहे हैं एक साथ। तो डॉलर का प्राइस हो सकता है बढ़ के 300 रुपये भी हो जाए, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भारत की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तो सरकार ने कहा कि नहीं, कैपिटल अकाउंट में मनी एक्सचेंज में थोड़ा बहुत हम भी इंटरफेयर करेंगे। तो बोला कैसे? बोला कि 60% रेशियो डिसाइड करेंगे हम, और 40% रेशियो डिसाइड होगा मार्केट से। यानी फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, इसको कहेंगे पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। इतना डिटेल तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, बस मैं सिखाना चाहता हूँ, सीख पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई घबराने की बात नहीं। इसको एक एग्जाम्पल समझोगे तो समझ में आएगा। फ्लिपकार्ट को किसने खरीदा? वॉलमार्ट। वॉलमार्ट एक बदमाश कंपनी है, अमेरिका की है, अमेरिका में ही अलाउ नहीं, क्योंकि उसका मार्केट करने का तरीका जो है बहुत एग्रेसिव है। वो किसी कंपनी को सर्वाइव ही नहीं करने देते। वो 300 रुपये की वस्तु 2 रुपये की बेच देगी, 20,000 की वस्तु हो सकता है 1200 की बेचे, और एक दिन 2 दिन नहीं, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल। तो जो एक्चुअल में इसका प्राइस होना चाहिए 30,000, लेकिन ये बेच रहे हैं 3,000 में। तो दूसरे जो छोटे व्यापारी हैं जो इस घाटे को नहीं सहन कर सकते हैं, या 2 साल 4 साल सहन कर सकते हैं, उसके बाद तो खत्म हो जाएंगे। फिर इनका असली रूप आएगा और ये फिर 1.5 लाख का बेचेंगे। और फिर हाँ, फिर हमारी आपकी औकात नहीं है कि ना खरीदें। तो मान लो बोड़ा ये वॉलमार्ट आया भारत में, आ ही गया, फ्लिपकार्ट उसने खरीद लिया है, मेड इजी उसी का है, तो वो सस्ते रेट पे देना चाहे। तो देने के चक्कर में क्या हुआ, बहुत सारे इंडिया के दुकानदार बेरोजगार हो गए और उनकी संख्या कई लाख हो गई। तो फिर उन बेरोजगार लोगों ने आपस में मीटिंग की कि देखो, एक विदेशी कंपनी ने आके हमें हमारे ही देश में गुलाम बना दिया। क्या हमारे अंदर भगत सिंह का खून नहीं है? क्या हमें इसको सबक नहीं सिखाना चाहिए? क्या आने वाली पीढ़ियां हमसे शिकायत नहीं करेंगे कि हमने निर्णय सही समय पर नहीं लिया? और सभी लोग यस, कुछ करने की जरूरत है, बहुत हुआ अपमान। फिर हमने डिसाइड किया कि 10 तारीख को 10 बजे एक साथ हम सारे वॉलमार्ट शोरूम पे हमला कर देंगे। अब कुछ क्रांतिकारी लोग वो दिन इंतजार करने लगे जब वो देश के लिए कुछ करेंगे, और फाइनली वो ऐतिहासिक दिन आया, 10 तारीख को 10 बजे एक साथ सारे वॉलमार्ट को लूट लिया गया। और वॉलमार्ट को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। लेकिन वॉलमार्ट ने निर्णय लिया कि अब हम भारत में बिजनेस नहीं करेंगे। उनका जी हम जा रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, जाओ। उनका समझे नहीं, हम सारी अमेरिका की कंपनियां जा रहे हैं। हमने, यार ये तो गलत है। उनका नहीं, हमें जाना पड़ेगा क्योंकि आपके वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हमारे लिए खतरा हो रहा है, हम जाएंगे। तो अब जाने वाले को तो कौन रोक सकता है, जाना पड़ेगा। लेकिन इस चक्कर में ये $1 300 का हो गया, तो इंडिया की इकोनॉमी तो कोलैप्स हो जाएगी। तो सरकार ने कहा कि नहीं, यदि कैपिटल अकाउंट में ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब हमारा देश खतरे में आएगा, तो रेट हम डिसाइड करेंगे। हमने कहा अच्छा जाना चाहते? बोला हाँ, कोई बात नहीं। कितना? $1 कितने के बराबर? 300। ठीक है, 40% तो दे देंगे 300 पे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी का 60%, $1 बराबर $6,000। और जोड़ लो एक बार, दे के जाना है या लेके जाना है, और बिना दिए जाने भी नहीं देंगे। तो देश में ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि खतरा हो जाए, इसलिए सरकार ने कैपिटल अकाउंट पे अपना कंट्रोल रखा है। कई कमेटी बनी, जैसे एस तारापुर कमेटी थी 1994 में, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको भी हमें फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी कर देनी चाहिए ताकि विदेशी कंपनी इनसिक्योर ना महसूस करे, आ सके। तो आरबीआई ने कहा कि नहीं, अभी भारत इतना मजबूत नहीं है कि ऐसे झटके को सहन कर पाए। समझ पा रहे हैं? तो कैपिटल अकाउंट कैसा है? पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, 60% रेट आरबीआई, 40% रेट मार्केट। जबकि कैपिटल करेंट अकाउंट क्या है? फुल्ली कन्वर्ट। व्यापार में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो लिख डालो। इन कैपिटल अकाउंट, पूंजीगत खाते में, इन कैपिटल अकाउंट पूंजीगत खाते में पूंजीगत खाते में पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज इज वर्किंग इन इंडिया। पूंजीगत खाते में
रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता कार्य करती है। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज, रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता कार्य करती है। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज, रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता कार्य करती है। आंशिक परिवर्तनीयता कार्य करती है, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज। 60% रेट आरबीआई, 40% मार्केट। समझ पा रहे हो ना कि जितना एक कंपनी को पैसा वापस देना है उसका 60% तो हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, 40% मार्केट रेट पे देंगे। तो इससे भारत सेफ हो गया। कंपनी के पॉइंट व्यू से देखो तो उसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जब भी ऐसी पॉलिसी बनती तो देश को ऊपर रखना होता है। कोई दिक्कत? ये बाद वाली बात थोड़ी सी टफ थी। अब एक प्रश्न था, मेन जो प्रश्न था कि रुपए ने अवमूल्यन क्यों किया था। तो सिंपल सी बात, जब चीजें रुपया सस्ता हो जाएगा तो विदेशों में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो अवमूल्यन इसलिए करते हैं ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाए, निर्यात बढ़ जाए। ऐसा कुछ मूर्खों को लगता है कि मैं कम रेट पे काम करूंगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। जब स्किल होगा तो आपको ज्यादा पेमेंट किया जाएगा। स्किल में लगता है टाइम। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक ट्रक ड्राइवर पूरे जीवन में उतना नहीं कमा सकता जितना फार्मूला 1 रेसर एक रेस में कमा सकता है। बस अंतर यह है कि ट्रक ड्राइवर को 15 दिन में ट्रक चलाने, 1 महीने में ट्रक चलाने आता है, फार्मूला 1 रेसर को 2-3 साल लग जाता है, 4 साल लग जाता है, 5 साल लग जाता है। तो ये चॉइस हमारा है कि हम अपनी स्किल पे काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। स्किल पे काम करेंगे करेंगे करेंगे, बात बन जाएगी। और नहीं, बिना स्किल के काम करेंगे तो एवरेज जीवन जी के मर जाएंगे। तो ये एक चैप्टर था, ये हो गया खत्म। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू। वो फैन वाला कंप्लेन लिख दो ताकि हम आज ही से काम कर पाए, क्योंकि गर्मी अगले 2-4 दिन में बहुत तेजी से बढ़ेगी।